अवुल ग्रेट ग्रैंडफादर, पाकिर ग्रैंडफादर, जैनुलब्दीन फादर, अब्दुल कलाम वो खुद। और इनको मिला के बनता है वो नाम जिसने सिर्फ देश को ही नहीं बदला बल्कि ये साबित कर दिया कि देश किसी भी जात, पैसे या आराम भरी जिंदगी से कहीं ऊपर है। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पिता जैनुलब्दीन एक नाविक और माँ आशी अम्मा घर संभालती थी। बचपन इतनी गरीबी में गुजरा कि रात के लालटेन में जलने वाले तेल का भी इनको हिसाब रखना पड़ता था। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत किसी सुपर पावर से बिल्कुल कम नहीं है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप एक जगह फेल होके भी बन सकते हैं एक साइंटिस्ट, एक टीचर, एक भारत रत्न अवॉर्डी और एक ऐसा इंसान जिसके अहम योगदान ने भारत को बनाया एक न्यूक्लियर पावर, वो भी सिर्फ फेल होके। एक ऐसा बच्चा जिसने कुरान के साथ साथ भगवत गीता भी पढ़ी हो। बात करेंगे एक ऐसे बच्चे की जिसके कानों में मस्जिद की नमाज से लेके रामेश्वरम के मशहूर मंदिर के श्लोक गूंजे हों। और करते हैं डिस्कस व्हाई आवर ओन मिस्टर कलाम इज दिस फेमस। काफ़ी लोगों को ये लगता होगा कि मिस्टर कलाम काफ़ी इंटेलिजेंट रहे होंगे बचपन में, गॉड गिफ्ट मिला होगा उन्हें ये सब, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ही वॉज क्वाइट एन एवरेज स्टूडेंट। उनके टीचर भी उनके बारे में यही बोलते हैं कि कलाम कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, लेकिन हाँ मेहनती वो सबसे ज़्यादा थे। 1955 में वो चले गए मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जहाँ से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी। बचपन से ही ख्वाहिश उनकी थी आसमान में उड़ने की, और इस कॉलेज में दाखिला के बाद तो वो ख्वाहिश और भी गहरी हो गई। एंड ऑल ही वांटेड वाज टू फ्लाई। कॉलेज खत्म करने के बाद 2 ऑफर लेटर उनके हाथ में थे, एक एयरफोर्स देहरादून से और दूसरा डीआरडीओ की डिफेंस मिनिस्ट्री से। अब उनका मन तो उड़ने का था, तो वो डायरेक्टली चले गए देहरादून, जहाँ उनका एयरफोर्स का एग्जाम था। 8 आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड एंड कलाम वॉज 9th। अपने सपने को यूं गिरता हुआ देख निराश हो चुके थे। और इसी बीच उनकी मुलाकात हरिद्वार में हुई स्वामी शिवानंद से। स्वामी जी को उन्होंने सब कुछ बताया और स्वामी जी ने उन्हें बताया कि अगर तुम्हारे मन में तीव्र इच्छा है किसी चीज़ को पाने की तो तुम उसे हासिल करके ही रहोगे। स्वामी जी की ये बात मानकर उन्होंने डीआरडीओ की डिफेंस मिनिस्ट्री AEM एरोनॉटिकल एस्टैब्लिशमेंट डेवलपमेंट ज्वाइन कर ली एज ए साइंटिस्ट। शुरुआत में उन्होंने स्मॉल होवरक्राफ्ट डिज़ाइन किए, लेकिन नाखुश थे, कुछ और करना चाहते थे। धीरे धीरे ये जुड़े इंस्कोपार से, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जो कि सेट करी थी बाय द ग्रेटेस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई ने, टू फॉर्मुलेट इंडियन स्पेस प्रोग्राम। 1969 में कलाम साहब का ट्रांसफर हो गया इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे हम शॉर्ट में इसरो भी कहते हैं, जहां प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो बन गए इंडिया की पहली SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के। तो अभी SLV पे थोड़ा ज्ञान पेला जाए। अब एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है उसका काम होता है सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाने का। ऑर्बिट एक पाथ होता है पृथ्वी के चारों तरफ जिसमें सैटेलाइट मूव करती है। ऑर्बिट भी कई तरीके के होते हैं, लियो लो अर्थ ऑर्बिट, मियो मीडियम अर्थ ऑर्बिट और GEO जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। लियो वो होता है जो थोड़ा सामने होता है, ठीक है, और मियो थोड़ा उससे दूर और जियो स्टेशनरी थोड़ा और दूर। लियो मेनली हम यूज़ करते हैं रिमोट सेंसिंग के लिए। वहीं अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पे जो घूमने वाली सैटेलाइट्स होती हैं वो पर्टिकुलर एक ही लोकेशन पे निगरानी रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे अगर हमारी कोई सैटेलाइट हमने लॉन्च करी है और वो दिल्ली लोकेशन के लिए है, तो वो कंटिन्यूसली दिल्ली लोकेशन पे ही सर्विलेंस करती रहेगी। इंडिया का पहला इंडिजीनियस सैटेलाइट था आर्यभट्टा। इंडिजिनस माने जो कंप्लीटली हमने खुद बनाया था, लेकिन इसे लॉन्च करने के लिए हमें जरूरत पड़ती थी SLV की, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसकी हेल्प से हम अपनी सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचा सकें। वो अभी हमारे पास था नहीं, तो हमने रशिया की हेल्प से 1975 में आर्यभट्टा को लॉन्च किया था। सैटेलाइट बनाना थोड़ा आसान होता है SLV से। 1963 से इंडिया वॉज वर्किंग ऑन दी साउंडिंग रॉकेट्स। साउंडिंग रॉकेट्स में पहले से ही काम शुरू कर दिया था। अब साउंडिंग रॉकेट्स वो होते हैं जो कि ऊपर तो जाते हैं लेकिन पृथ्वी के ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन यानी कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं। लेकिन SLV स्पेस में जाते हैं, वहाँ सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट तक पहुँचाते हैं और फिर वहीं एज ए स्पेस जंक वो
खो जाते हैं। एक रॉकेट की टॉप लेयर को हम पेलोड कहते हैं। ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव केसिंग होती है जिसके अंदर हमारा मेन कंपोनेंट सैटेलाइट होता है। अब SLV का यूज़ हम सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए भी करते हैं और एज ए वेपन भी यूज़ करते हैं। अगर हम सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचा रहे हैं, पेलोड के अंदर सैटेलाइट होगी, और अगर हम इसे एज ए वेपन यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर बॉम्ब या फिर वॉरहेड होगा। पेलोड के नीचे आता है इंजन सेगमेंट। अब इंजन सेगमेंट अलग अलग लेयर्स का होता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड वेट ऑफ द पेलोड। इसमें सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल दोनों ही होते हैं। सॉलिड फ्यूल को जहां मेंटेन करना आसान होता है, वहीं लिक्विड फ्यूल को कंट्रोल करना आसान होता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है और जो लेयर की फ्यूल खत्म होती रहती है वो इससे डिटैच होती रहती है, क्योंकि इग्निशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और पृथ्वी के बाहर ऑक्सीजन नहीं होती, तो रॉकेट अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ही कैरी करते हैं। फाइनली ऑर्बिट में पहुंचने के बाद प्रोटेक्टिव केसिंग जो ये पेलोड होता है ये डिटैच हो जाता है और यहाँ से बाहर निकलता है सैटेलाइट। अब कई लोग ये सोचते हैं कि ऑर्बिट में जाने के बाद गिर क्यों नहीं जाती सैटेलाइट्स वहाँ से, तो मैं आपको बता दूं ऑर्बिट एक पर्टिकुलर ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमने जो वेलोसिटी दी है सैटेलाइट को और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल दोनों इक्वल हो जाते हैं और रिजल्ट करते हैं एक सर्कुलर मोशन। और इसीलिए सैटेलाइट बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी पावर के ऑर्बिट में कंटिन्यूअस मूव कर सकती है फॉर ईयर्स। विक्रम साराभाई का ये सारा प्लान था कि भारत क्यों ना खुद का ही SLV बनाए, लेकिन SLV बनाने का प्लान जो भारत का था वो 20वीं सदी में एक 18वीं सदी के ख्वाब जैसा था। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान भाई साहब ऑलरेडी ये ख्वाब देख चुके थे। टीपू सुल्तान की टोटल 27 ब्रिगेड थी और इन 27 ब्रिगेड में हर एक में एक स्पेशल आर्मी फोर्स होती थी जिन्हें कहा जाता था रॉकेटमैन। जब टीपू सुल्तान की मौत हुई तो अंग्रेजों ने 700 रॉकेट और 900 रॉकेट सब सिस्टम बरामद किए और उन्हें भेज दिया ब्रिटेन में ताकि उनकी तकनीकी, उनकी इंजीनियरिंग वो समझ पाए। और ये बात थी 1799 की। लेकिन वो ख्वाब फिर से जगा। लोगों ने शिकायत भी करी कि जो भारत इतनी गरीबी से गुजर रहा है, जो भारत अभी अभी गुलामी से बाहर निकला है, क्या इन सब चीज़ों की वाकई ज़रूरत है? क्या ये ख्वाब अभी इतना ज़रूरी है? लेकिन कुछ आंखें ये ख्वाब देख चुकी थी और उन आंखों को ये पता था कि भारत की हैसियत अगर हमें बाकी मुल्कों के सामने बनानी है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक पसंद आया होगा और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हुआ अग्नि के साथ और कैसे भारत ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसने बाकी सारे देशों को पीछे छोड़ दिया और मजबूर कर दिया कि वो भारत के पास है, और कैसे भारत ने दिखा दिया कि वो किसी भी सुपर पावर से बिल्कुल कम नहीं। एंड इफ यू लाइक आवर वर्क यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग।